Hello dear students, I Priyanka Meena welcome you in this video. This is the second part of our first chapter that is Constitution. ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, किस तरह से भारतीय संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, संशोधन किस तरह से हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पे संशोधन के लिए अलग से प्रक्रिया चाहिए या फिर आप कहें अलग तरह की प्रोसेस को फॉलो करना होता है. इसके बाद ही इसी चैप्टर में इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में ही हम लोग ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं और फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं. और इसी के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, ऐसे संवैधानिक संशोधन हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं और जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनको हमें परीक्षा की दृष्टि से या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी हमको जानने की ज़रूरत है. तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो. सबसे पहले आपका जो हमें आज पढ़ना है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. भारतीय संविधान किस तरह से एक जीवन दस्तावेज है, क्योंकि आपके जो CBSE के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया हुआ है उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अंदर आपका बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, 9th और 10th चैप्टर, चारों चैप्टर्स को मर्ज करके फिर एक पूरा आपका चैप्टर फॉर्म किया गया है CBSE के थ्रू. तो इसीलिए हमें उस हिसाब से ही पढ़ना है ताकि हमें चारों चैप्टर्स का जो कंटेंट है उसको भी कवर कर सकें और हम लोगों को नॉलेज भी उस चीज़ के बारे में हो. तो सबसे पहले है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. हमारा जो संविधान है वो जीवन दस्तावेज किस तरह से है, किन कारणों से हम कहते हैं कि हमारा जो दस्तावेज है या फिर हम कहें जो हमारा सर्वोच्च कानून है, संविधान है, वो एक जीवंत है. तो जीवंत का मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने हिसाब से समझते हैं. जीवंत का मतलब है जो चीज़ टाइम और समय के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेती है. जैसे हम जीवंत हैं, हम लिविंग एनिमल्स हैं या फिर आप कहें लिविंग बींग्स हैं हम लोग, जो हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं हम लोग. ऐसे ही हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है और ऐसा है भी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट के थ्रू जाना जाता है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है, जीवन दस्तावेज के नाम से जाना जाता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं जब ज़रूरत लगे. अब ज़रूरत का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कभी आपको लगता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसका मैंने जो पॉलिसी बनाई है या फिर जो मैंने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूशन का, वो प्लान में कुछ ना कुछ कमियां हैं. तो उन कमियों में सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार रिव्यू करते हैं. इसके अलावा साथ में हम ये भी देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हम देखते हैं. हम देखते हैं कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये सही नहीं है तो मुझे इसमें चेंज करने की ज़रूरत है. अगर मैं 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मुझे अपने टाइम टेबल में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ तो मुझे अच्छी स्ट्रेटजी बनानी होगी और टाइम के अकॉर्डिंग मुझे स्कूल भी जाना है, स्कूल का होमवर्क भी करना है, काम भी करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है. तो उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग करनी है. आप ऐसा नहीं कर सकते स्कूल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट आपके अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल और उसी टाइम पे मैंने कहा कि भाई ऐसा मेरा प्लान रहेगा और वो आपने थ्रू आउट ईयर आपने क्या किया, उसको मानना चाहा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो पा रहा है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो स्थितियाँ हैं, उनके आधार पर हम चीज़ों में परिवर्तन करते हैं. तो हम उसको कहते हैं कि ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ जीवंत है. ऐसे ही संविधान के बारे में भी है कि हमारे संविधान के अंदर अगर ऐसा लगता है कि जो 1949 में बन के रेडी हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारे जो संविधान है वो लागू हुआ था, जिसको हमने अपनाया, जिसको क्रियान्वयन किया गया, तो उस चीज़ में क्या था कि उस टाइम से लेके अब तक क्या वो एकदम सेम बना हुआ है. हाँ, हमने कोशिश करी कि हमारा संविधान इस तरह से हो कि फ्यूचर में भी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह की व्याख्या की या फिर आप कहें इंटरप्रिटेशन की, तो वो उसमें की जा सकती है. लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं जो उस टाइम पर रिलेवेंट थी, 1950s के टाइम, 49 के अराउंड रिलेवेंट थी.
पर आज 2021 में शायद वो रिलेवेंट ना हो, तो उसमें चेंजेस करने का जो प्रोसेस है या फिर जो चेंज करने का जो आपकी जिम्मेदारी है वो किसके अंदर आती है? लिविंग डॉक्यूमेंट के अंदर आती है। और भारतीय संविधान चेंज हो सकता है, अमेंड हो सकता है। अमेंड होने का मतलब है कि जो भी हमारी बढ़ती हुई आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी के अंदर जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार कैसे हम अपने आप को बदल सकते हैं, कैसा हमारा संविधान चेंज कर सकता है अपने आप को। इस फ्लेक्सिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये हमारी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसमें चेंजेस कौन कौन कर सकता है? तो चेंजेस करने का जो मेन इसमें जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट के थ्रू हम जाते हैं, संसद के पास है। कुछ चेंजेस इसमें जुडिशरी भी करता है। जुडिशरी का मतलब है कि जो न्यायपालिका है उसको जब लगता है कि संविधान के कुछ भाग का हिस्सा सही नहीं है तो उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं, उसमें अलग से व्याख्या अपनी प्रदान कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन सोसाइटी के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी देखता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो न्याय पुनरावलोकन है, उस चीज़ को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है या फिर आप कहें जो हमारी संसद है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के तालमेल से बिल बनता है, एक्ट बनता है और वो बाद में जाके प्रेसिडेंट की कंसेंट से एक अधिनियम बन जाता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव होता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोग संविधान में संशोधन करने के लिए प्रेरित होते हैं या फिर आप कहें उनके लिए हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि जुडिशियल जो रूलिंग है या फिर आप कहें जो जुडिशियल प्रक्रिया है उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। सिर्फ जुडिशरी ही नहीं, सिर्फ न्यायपालिका ही इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, बल्कि संशोधन का जो इसमें मेन जिम्मेदारी है या फिर आप कहें जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो आपके संविधान में दे रखी है आर्टिकल 368 के अंदर। और 368 के अंदर आपको 3 तरह से आप अमेंड कर सकते हैं। मतलब आपके अपने संविधान में कुछ चीज़ें जोड़नी हैं, कुछ कम करनी है, या फिर आप कहें कुछ चीज़ें जो परिस्थितियों के अनुसार सही नहीं हैं उनको उस टाइम के लिए हटाना है, या फिर कुछ ऐसी नई चीज़ें आ गई हैं जो उस टाइम पर रिलेवेंट नहीं थी पर आज आ गई हैं और संविधान में उनको जोड़ना ज़रूरी है। तो उनको जोड़ने का जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं कि हमारा संविधान को हम लिविंग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम संशोधन कर रहे हैं। संशोधन की प्रक्रिया आपके आर्टिकल 368 में दे रखी है और संशोधन का जो प्रोसेस है वो अलग तरह से होता है। इसमें आप 3 तरह से पढ़ सकते हो। संविधान के भाग 20 में आपके संविधान संशोधन के बारे में दे रखा है और इसके अलावा संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो संसद किस हिसाब से करेगी वो यहाँ पे आपको दे रखा है स्क्रीन पे। जो 3 तरह से आपकी जो संसद है वो अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है। सबसे पहला है कि कोई भी जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, जो सामान्य नियम कानून होते हैं, उन्हीं के अनुसार संविधान संशोधन किया जा सकता है, जो सिंपल मेजॉरिटी से होता है। अब सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? जो लोग हैं या फिर आप कहें जो जैसे हम एक हाउस में प्रेजेंट करते हैं, कोई भी बिल बनता है तो एक हाउस में सेपरेटली उसको अलग से पास होना ज़रूरी है और दूसरे हाउस में भी अलग से पास होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लेते सिंपल मेजॉरिटी है, सामान्य बहुमत है, तो सामान्य बहुमत का मतलब होता है जैसे लोकसभा है, अगर हमारा कोई बिल है जो लोकसभा के अंदर पेश हो रखा है और वो अमेंडमेंट करने के लिए है, तो उसका जब पास होगा उसके फेवर में जो वोट्स आएंगे वो वोट्स उतने होने चाहिए जो उस टाइम पे प्रेजेंट मेंबर्स हैं या फिर आप कहें जो उस टाइम पे सदन में उपस्थित लोग हैं और मतदान करने वाले लोगों का बहुमत होना चाहिए। बहुमत का मतलब है 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर 50% से ज़्यादा लोग हैं तो सामान्य नियम से, सामान्य बहुमत से वो पास हो जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं हम देख सकते हैं। जो हमारा सबसे फर्स्ट हम कहते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश करना है, उनका गठन करना है, इम्प्लीमेंटेशन और या फिर आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, उनकी सीमाएं चेंज करना है, उनके नामों में परिवर्तन करना है, या फिर राज्य की विधान परिषदें बनानी है जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे जहाँ पे विधानसभा होती है उसके साथ साथ में एक काउंसिल भी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसके लिए भी अगर विधान परिषद बनाने की या फिर उसको ख़त्म करने का प्रोसेस लेके आना है तो वो किसके अंदर आएगा? वो आपके सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। इसके बाद में फिर सेकंड है जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ साथ में इसमें स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। सिंपल मेजॉरिटी के साथ में इसमें क्या है कि जो भी हाउस के अंदर जो चीज़ें होंगी आर्टिकल 368 के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वो दोनों के दोनों हाउस में अलग अलग चीज़ें होंगी। यहाँ पे
कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। जॉइंट सिटिंग का मतलब है जैसे अगर हम सिंपल मेजॉरिटी से अगर कोई काम करते हैं और लोकसभा राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध आ गया है, वो दोनों बात नहीं करना चाह रहे हैं, मीटिंग नहीं हो पा रही है, जिसको हम बोलते हैं कभी कभी टेंशन्स अगर आ गई हैं, उस टाइम पे क्या हो सकता है कि एक जॉइंट मीटिंग हो सकती है। लोकसभा राज्यसभा को एक साथ लेके आएंगे और फिर उसके बाद उसकी क्या करवा देंगे, वोटिंग करवा देंगे। तो उसको हम बोलते हैं कि वो सिंपल जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं उनमें जॉइंट सिटिंग हो सकता है। बट आर्टिकल 368 के तहत जो है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, उनमें कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। मतलब संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ बैठ के उस पर डिस्कशन नहीं कर सकती हैं और वोट नहीं हो सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है यहाँ पे अलग अलग दोनों हाउस से, दोनों सदनों से पास करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पर है कि जो आपकी फर्स्ट है सिंपल मेजॉरिटी प्लस एक और चीज़ इसके अंदर है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सदन में उपस्थित हैं और जो वोट कर रहे हैं उनका बहुमत, मतलब 50% से बहुमत होना चाहिए। जो ज़्यादा उसका वोट करेगा वो जीत जाएंगे। इसके अलावा स्पेशल मेजॉरिटी में एक और चीज़ शामिल होती है, एक और चीज़ ऐड करते हैं। वो क्या करते हैं हम लोग कि जो हाउस है, जो सदन है, उन सदनों की भी 50% सदस्य को उसके बारे में हाँ कहना चाहिए। मतलब यहाँ पे दो डिफरेंस हैं। अगर मान लेते हैं कि 545 हमारे मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, सपोज करते हैं, और 545 का भी अगर हम लोग को 50% से ज़्यादा हम लोग को लेना पड़ेगा। और अगर मान लो जब वोटिंग हो रही है, उस पर बात चल रही है, तो उस टाइम पे कितने मेंबर्स आए, उस टाइम पे मेंबर्स आए कितने, 300 मेंबर्स आए मान लेते हैं, और 300 मेंबर्स उस टाइम पे प्रेजेंट भी हैं और वो वोट कर रहे हैं, तो उनका भी 2/3 हमारे पास होना चाहिए। 2/3 का मतलब है कि उसमें 200 लोग उस चीज़ के बारे में फेवर में बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये स्पेशल मेजॉरिटी से होने वाला संविधान संशोधन है जो आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। इसके साथ ही तीसरा तरीका भी होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सेकंड वाले में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, या फिर आप कहें ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनके अंदर ये चेंज हो सकते हैं, जिसमें अगर आपके मौलिक अधिकारों में कुछ चेंज करना है, क्योंकि बहुत सारे मौलिक अधिकारों के भी देखेंगे हम लोग। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो सब हम इसी के अंदर देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई DPSPs में चेंज करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में चेंज करना है, तो वो सेकंड तरीके से हो सकता है। इसके बाद देखते हैं थर्ड तरीका किस तरह से है संविधान में संशोधन करने का। संविधान में संशोधन का इसका मतलब है जो सेकंड वाला जो स्पेशल मेजॉरिटी था, जो विशेष बहुमत था, उसके साथ में आधे राज्यों की भी हम लोग को सहमति चाहिए। अब मान लेते कोई ऐसा मैटर है, ऐसा संविधान संशोधन करना चाहती है संसद जो पूरे देश की एक तरह से रूपरेखा को चेंज कर दे, या फिर आप कहें जो संघीय ढांचे को चेंज कर दे, फेडरल सिस्टम को चेंज कर रहा हो, तो उसमें ज़रूरत है कि स्पेशल मेजॉरिटी हो प्लस आधी जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो आधी विधानसभाएं हैं, उन सबकी सहमति ज़रूरी होगी। ये तीसरे तरीके के स्पेशल मेजॉरिटी से होने वाले संविधान संशोधन के अंदर शामिल किया जाता है। इसके अंदर हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं? इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की प्रक्रिया है, किस तरह से होगा, इसके कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कौन इनको इलेक्ट करेंगे। उस प्रोसेस को अगर चेंज किया जाता है तो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को खराब करने वाली चीज़ है, जिसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी सहमति लेनी होगी। इसके साथ में अगर हमें देखना है तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंदर कुछ परिवर्तन करना है, तब भी हम लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा। चाहे वो 7वीं अनुसूची में संबंध कोई भी चीज़ है, जिसमें 7th शेड्यूल बोलते हैं हम, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर दे रखा है, जिसके तहत हम लोगों को आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, 3 लिस्ट दे रखी होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें अलग अलग विषय दे रखे हैं और उन पे नियम बनाने की शक्तियां उसमें निर्धारित कर रखी है। अगर इनमें कुछ भी चेंज करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, प्लस आपको आधे विधानसभाओं के भी सहमति की जरूरत होगी। और इन्हीं से हमारा संविधान संशोधन जो है, जब संविधान का संशोधन हो जाता है तो जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक जीवन दस्तावेज बन जाता है, जिससे हम अपनी आकांक्षाओं को अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाल सकते हैं और उसको ज़्यादा प्रासंगिक, ज़्यादा रिलेवेंट बना सकते हैं, ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं, या फिर आप कहें ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं।
क्योंकि हमसे पहले जितने भी कंट्रीज़ रहे हैं उनमें बहुत बार ऐसा हुआ है, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है, तब भी वहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। जिसका हम एग्जांपल नेपाल में ले सकते हैं, वहाँ पे इतने टाइम में कम से कम 2-3 बार वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है। जबकि इंडिया में देखिए लगभग 75 ईयर्स होने वाले हैं, हम लोगों को 70 ईयर्स हो चुके हैं, उसमें भी हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम सही तरह से काम कर रहा है और चीज़ें उसमें बिल्कुल चेंज नहीं हो रही हैं। तो ये चीज़ दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसीलिए वो इतने टाइम तक चलता रहा है। इसके आगे हम फिर बढ़ते हैं द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह आपके चैप्टर में, आपकी बुक जो है उसके अंदर दे रखा है। 9 चैप्टर 10 चैप्टर में भी इसके कुछ पोर्शन दे रखे हैं। इसमें भी हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है, ऐसे हम लोग को ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमारे संविधान की फ़िलॉसफी क्या है। तो फिलॉसफी क्या है, इसका मतलब क्या है, संविधान का जो दार्शनिक पहलू है, राजनीतिक दार्शनिक पहलू जो है वो क्या है। इसका मतलब है ऐसे कुछ वैल्यूज़, कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिनके बेस पे या फिर आप कहें जिनके आधार मान के हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है। अब बन के तैयार होने का मतलब है कुछ ऐसे हमारी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जिनको हमने चाहा होगा कि ये गोल्स हमें अचीव होने चाहिए। जब 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी और 8 मेजर जो हमारी कमिटीज़ बनाई गई थी, उन सब कमिटीज़ ने सोचा कि भाई ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा बेस होना चाहिए, इस चीज़ से हमारा संविधान आगे बढ़ना चाहिए। उन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स आप ध्यान कर सकते हो, याद रख सकते हो, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम है। मतलब कि अभी हम इसमें आगे वाले पोर्शन में भी पढ़ेंगे, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको एक व्यक्ति के तौर पे कुछ स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। इसके अलावा सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी जो समाज में तबके हैं, सभी वर्ग हैं, उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। वो किस तरह से हो सकता है वो चीज़ भी हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी ऑफ एंड माइनॉरिटी राइट्स। इसका मतलब है कि हमारा भारत जो इतना विविधतापूर्ण देश है, डाइवर्सिटी के साथ में रहता है, बहुत सारी भाषाएं हैं, धर्म हैं, लिंग, या फिर आप कहें जो हमारी भाषा के साथ साथ धर्म है, खान पान है, या फिर हमारी जो वेशभूषाएं हैं, जो हमारा पहनावा है, उन सब की वजह से जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उस विविधता के साथ साथ में जो माइनॉरिटी लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्म के आधार पे भी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं। इसके अलावा हमारे जो शैक्षणिक आधार पे भी कुछ माइनॉरिटीज़ को राइट्स दे रखे हैं, जो भाषा और धर्म के आधार पर है, वो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, तो वो चीज़ उनके भी राइट्स दे रखे हैं। फिर उसके बाद है सेक्युलरिज्म, जिसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसका मतलब है कि जो स्टेट है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का भी 2 आप पहलू समझ सकते हैं, एक वेस्टर्न कंट्रीज़ का और एक इंडियन पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, पश्चिमी देशों में, कि वहाँ पे जो राज्य है, जो स्टेट है, जो सरकार है, वो धर्म के मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, कुछ नहीं कहेगी। वो एकदम दोनों अलग अलग सेपरेट रीजन में रहते हैं, एक अलग धर्म अलग है, सरकार अलग है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये चीज़ कहा गया है कि जो भी चीज़ें, जो भी धर्म होंगे, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। मतलब कि भारत का कोई औपचारिक धर्म नहीं होगा कि हम इस धर्म को बढ़ावा देते हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा। हमारे अगर कभी धर्म में लगता है कोई धर्म में कमी है, या फिर धर्म की वजह से किसी वर्ग की या फिर महिलाओं की या फिर किसी भी जाति में या फिर किसी भी इंसान की हनन हो रहा है अधिकारों का, तो उस टाइम पे चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। भारत का जो संविधान है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है हम धर्म को नहीं अपनाएंगे, हम धर्म से इक्वल डिस्टेंस में रहेंगे, हम तटस्थ दूरी रखेंगे। इसका मतलब है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो भारतीय संविधान के तहत हम धर्म में भी कुछ सुधार कर सकते हैं। सुधार करने का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे हमें लगे कि जो ज़रूरी नहीं है, जो एक तरह नेसेसरी पार्ट नहीं है किसी भी रिलीजन का, उसमें हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जो चीज़ आप इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जो 3 तलाक था, क्योंकि कभी कभी उससे क्या होता था कि फीमेल का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धर्म का एक एसेंशियल या फिर कहें कि आप जो मूलभूत तत्व है वो नहीं है, इसीलिए इसको अवैधानिक कहा गया, इलीगल करार दिया गया कि 3 तलाक कोई भी देगा तो वो चीज़ सही नहीं होगी। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हम हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं और हम सभी धर्मों को इक्वल मानते हैं। कोई एक धर्म बड़ा नहीं है, कोई एक धर्म छोटा नहीं है, सब इक्वल हैं, चाहे उसके मानने वाले ज़्यादा हों चाहे कम हों। यह धर्मनिरपेक्षता है। उसके बाद है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
इसका अर्थ है कि हमारे देश में, भारत में जो 18+ हैं, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो सब लोग वोट दे सकते हैं, उनके पास राइट टू वोट है। और उसके बाद में वोट का मतलब है कि भाई आप चाहे किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कोई भी गरीब हो, अमीर हो, कोई भाषा बोलता हो, अगर आप 18+ हैं तो आप अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं और इसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इसके बाद में है फेडरलिज्म, जिसको हम संघीय सरकार कहते हैं, संघवाद, जिसका मतलब है कि एक केंद्र स्तर पे अलग सरकार होगी और एक राज्य स्तर पे अलग सरकार होंगी और उनके पास शक्तियों का विभाजन होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा जो संविधान के तहत होगा और दोनों सरकारों के बीच में क्या होगा, समन्वय भी किया जाएगा, कोऑपरेशन भी होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी हम फॉलो करेंगे, जिसके लिए नीति आयोग भी बनाया गया है। नीति आयोग में ये कहा गया है कि दोनों स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, उनके बीच में एक तरह से क्या हो, फ्रेंडशिप हो, दोनों के बीच में सहयोग बढ़े, कोऑपरेटिव चीज़ें आगे बढ़े, इसीलिए नीति आयोग को भी फॉर्मुलेट किया गया है। फिर है नेशनल आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि हम चाहते थे कि हमें सबको एक नागरिकता मिले, भारतीय नागरिकता मिले। और भारतीय नागरिकता का मतलब है कि जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, क्योंकि अगर हम कहीं के भी माने जाएंगे, अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमारी नेशनलिटी से हमें जाना जाएगा, हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है, मैं सिटीजनशिप कहाँ की लेके रखी हूँ, कहाँ की नागरिक हूँ, ये चीज़ डिसाइड करेगा कि मेरी नेशनल यूनिटी क्या है या फिर मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो उस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि हमारा संविधान में ये चीज़ हम लोग देखें। इसके अलावा फिर हम पढ़ते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे मौलिक अधिकार, इसका मतलब क्या है पहले वो देख लेते हैं। इसके अलावा ये भी है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दे रखे हैं और भाग 3 के अंदर हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट माना है, तो वो चीज़ के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा हमने ये कहाँ से बोरो किया है या फिर आप कहें कहाँ से अडॉप्ट किया है ये कॉन्सेप्ट, वो हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और हमारे शुरुआत में कितने फंडामेंटल राइट्स थे, शुरुआत में हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। बाद में उस चीज़ में चेंज किए गए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और उसमें चेंज करने के बाद से 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं। उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसके साथ में एक और चीज़ आपको बताना है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो नॉन जस्टिशिएबल नहीं हैं। जस्टिशिएबल है मतलब वाद योग हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप अपने सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे, ताकि आप अपने काम कर सकें, अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल का मतलब होता है कि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपके पूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है कि आपके पास में क्या हो, फंडामेंटल राइट्स हों जो आपको पूरी तरह से विकास करें, मेरा मेंटली, फिजिकली, मेरा एक तरह से कॉग्निटिव, हर तरह से विकास हो सके, सोशली भी, जिससे कि मुझे अच्छे से मेरा विकास हो सके। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बेसिक राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं। आपके सबसे पहले जो है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से राइट्स हैं। फर्स्ट आपका है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। सेकंड है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, आर्टिकल 19 to 22। फिर थर्ड आपका है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 और 24 को कहता है। फिर है राइट अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको हम कहते हैं धार्मिक अधिकार या फिर धार्मिक संबंधी जो अधिकार हैं वो आपको दे रखे हैं आपके आर्टिकल 25 to 28 के अंदर। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये कहीं ना कहीं कुछ माइनॉरिटीज़ को दे रखे हैं, जो आर्टिकल 29 और 30 में दे रखे हैं। आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले एक और अधिकार हुआ करता था, मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 31 में था, लेकिन उसको हटा दिया गया और उसके बारे में अभी देखेंगे हम क्यों। फिर एक आपका आता है 6 नंबर का, जो अभी फिलहाल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, वो आर्टिकल 32 के तहत आपको दे रखा है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं डीपली, क्योंकि कभी कभी आपके 1 मार्कर में पूछ लेते हैं कि इस फंडामेंटल राइट का कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर इसमें शामिल किया गया है, या फिर इस टॉपिक के बारे में कौन से अनुच्छेद में कह रखा है, कौन से अधिकार के अंदर ये शामिल किया गया है। तो हम पढ़ लेते हैं वो चीज़ें। तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, इसका मतलब है कि आप समान हैं, आप विधि के समान हैं। आपके अगर कोई भी इंसान है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी कानून के समान हैं, कानून के प्रति समान हैं, न्यायालय के प्रति सब लोग समान हैं। इसके अलावा ये भी है कि जो कोई कास्ट है, क्लास है, रिलीजन है, या फिर सेक्स है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ है, इनके बेस पे कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
नहीं इसके साथ में जो होटल हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो होटल्स हों, चाहे पॉन्ड्स हो, टैंक्स हो, बाथिंग घाट्स हो, रोड्स हो, इन पे कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। ऐसे ही फिर है राइट टू जो अपॉर्चुनिटी है, राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता है, वो आर्टिकल 16 में आपको दे रखा है। किसी भी सरकारी नौकरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 17th है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको हम कहते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसमें मतलब है कि कोई किसी को साथ छुआछूत का प्रैक्टिस नहीं करेगा। छुआछूत के मतलब है कि भाई मैं आप मुझे मत छुओ, आपके छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो चीज़ कोई करता है तो अवैधानिक होगा। इसके अलावा फिर है 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जिसको हम बोलते हैं उपाधियों का अंत। ये आर्टिकल 18 में दे रखा है, जिसका मतलब है कि कोई भी, जैसे राय बहादुर है, वीर 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 करके ऐसे हम जो करते थे ना, श्री श्री श्री, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो एक टाइटल होते थे, उपाधियाँ होती थी जो आज नहीं दी जा सकती हैं, नहीं दी जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है और किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, किसी को स्पेशल राइट नहीं है, प्रिविलेजेस नहीं है, इसीलिए इसको हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप एजुकेशन फील्ड में देखेंगे और मिलिट्री फील्ड में देखेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे अलाउ नहीं है। आप अगर कोई PhD करके बैठा है इंसान तो वो डॉक्टर लगा सकता है। मेडिकल फील्ड में अगर डॉक्टर लगा रहे हैं तो वो उपाधि नहीं है, वो उनकी डिग्री है। ऐसे ही अगर मिलिट्री फॉर्म आप देखोगे तो कर्नल है या फिर लेफ्टिनेंट है तो वो उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, उनको इसमें एक्सेप्शन दे रखा है क्योंकि वो टाइटल नहीं है, वो उनका एक तरह से उनकी अचीवमेंट है। इसके बाद में फिर सेकेंड राइट है राइट टू फ्रीडम, जिसके अंदर आपको कुछ 6 फ्रीडम्स दे रखी हैं और उसके साथ साथ में आपके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं, क्योंकि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो राइट टू फ्रीडम में अंदर कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल 19 to 22 इसके अंदर आते हैं, जिसमें आप कहीं भी आ जा सकते हो, संघ बना सकते हो, प्रचार कर सकते हो, अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं। इसी के साथ में ये भी है कि कोई इंसान को अगर कन्विक्ट किया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उससे संबंधित कौन कौन से अधिकार होंगे वो इसी के अंदर दे रखे हैं। इसके अलावा राइट टू लाइफ, जिसको हम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 में आता है, जीवन का अधिकार। किसी से भी बिना विधि के प्रारूप के किसी से इसका जीवन नहीं छीना जाएगा, ये आर्टिकल 21 बोलता है। इसके अलावा आर्टिकल 22 बोलता है कि किसी भी इंसान को अगर गिरफ्तार किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में किया गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अलग अलग जो तरीके हैं या फिर आप कहें जो स्थितियां हैं अरेस्ट होने में, उनमें क्या क्या अधिकार हैं वो आपके आर्टिकल 22 में दे रखे हैं। अभी हमने 2 आर्टिकल्स डिस्कस किए, 2 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर आता है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ में फोर्स्ड लेबर नहीं होगा, ना उनकी ट्रैफिकिंग की जाएगी, मतलब उनको बेचा नहीं जाएगा, बेगार नहीं करवाया जाएगा, और उनके साथ में क्या नहीं होगा, ज़बरदस्ती उनसे काम नहीं करवाया जाएगा आर्टिकल 23 के तहत। फिर आर्टिकल 24 कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं 14 ईयर से नीचे हैं, उन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे हैजार्डस है या फिर आपके खतरनाक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बच्चों को नहीं पहुँचाया जाएगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा आर्टिकल 24 के तहत। फिर थर्ड आपका राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसके अंदर आपके पास में है आर्टिकल 25 to 28, जिसमें आपको बोल रखा है कि आप कोई भी रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी आपका रिलीजन है आप उसको मान सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा जो भी आप चाहते हैं कि अपना रिलीजियस मैटर को आप अपने आप से जो रिलीजियस मैटर है उन सबको आप अपने आप से मेंटेन करना चाहते हैं, वो चीज़ भी आपको इसमें फ्रीडम है। इसके साथ ही कुछ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पे टैक्सेस से छूट है, अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक संस्थान है, तो उन पे टैक्स से कुछ ना कुछ छूट मिल रखी है। इसके अलावा ये भी है कि अगर वो धार्मिक तौर पे कुछ एजुकेशन दे रहे हैं तो उससे संबंधित भी कुछ यहाँ पे आपके आर्टिकल्स में दे रखा है, आपके अधिकार में दे रखा है। ये आपके राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम था। फिर उसके बाद में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29-30 में आता है, जो दिखाता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर जो कल्चरल लेवल पे या फिर एजुकेशन लेवल पे बैकवर्ड हैं या फिर आप कहें जो बहुत कम संख्या में हैं, उनके लिए भी प्रोटेक्शन दिया गया है। प्रोटेक्शन क्या है, उनके लैंग्वेज को, वो कल्चर को अपनी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, माइनॉरिटीज़ अपने हिसाब से अपनी भाषा का संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी वो बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं
एजुकेशन दे सकते हैं, उसमें भी सरकार उनको प्रोटेक्शन देगी। ये आपके आर्टिकल 29 और 30 है। इसके अलावा एक और है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 के तहत दे रखा है आपको। इसके अंदर है कि आपको जो भी आपके राइट हैं, आपके राइट पे वायलेशन होने पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। इसके लिए जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ ऐसे रिट्स जारी करती है, कुछ ऑर्डर्स जारी करती है, जिसमें आप जानते हैं कि हैबियस कॉर्पस, जिसको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस है, सर्जरी है, क्यू वारंटो है, प्रोहिबिशन है, ये सब कौन कौन से अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है वो जारी करती हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जा सकते हो ऑर्डर को, रिट को जारी करवाने के लिए, अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। अगर कोई लागू नहीं करता है आपके अधिकारों को, तो आर्टिकल 32 के तहत आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप अपने अधिकारों का क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को या फिर कहें इसी आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। मतलब कि भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया था, आर्टिकल 32 के तहत। वो क्योंकि ये हमारे संविधान को प्रिजर्व कर रहा था, ये हमारे संविधान के साथ साथ हमारे अधिकारों का भी क्या कर रहा था, संरक्षण कर रहा था, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया। ये अभी हमने आपके फंडामेंटल राइट्स देखे। अब ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स या फिर आप कहें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उसमें आपका आता है राइट टू एजुकेशन, जिसको RTE बोलते हैं। एक फर्स्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2002 में एक एक्ट आया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान आया, उससे एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, नया आर्टिकल जोड़ा गया जो कहता है कि आर्टिकल 21A, इसका मतलब है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा और बच्चों का अधिकार होगा, उनको ये अधिकार दिया जाएगा आर्टिकल 21A के तहत। और इसी के अंदर जो RT एक्ट आया था, अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, लेकिन उसको प्रोविजन करके उसको इम्प्लीमेंट किया गया आर्टिकल जो आपका RT एक्ट है 2009 का, उसके तहत इसको एकदम आपको लीगल चीज़ें दे दी गई, लॉ बना दिया गया कि ऐसा होना ही होना है, जिसमें कहा गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। इसका मतलब है कि 8 तक बच्चे उनको एजुकेशन मिलनी ही है और ये लॉ के थ्रू इसको इन्फोर्सेबल करवाया गया है। कोई बच्चे को नहीं मिलता है तो वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके साथ में ये होता है कि इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 3 किलोमीटर्स के बीच में भी कहीं ना कहीं या तो 1 किलोमीटर प्राइमरी क्लासेस के लिए और उसके अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर्स के बीच में उनको स्कूल प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे उनकी एजुकेशन मिल सके। इसके अलावा सेकेंड आपका जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आपका है 44th अमेंडमेंट। ये 1978 में आया था। 1978 का मतलब है जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था फंडामेंटल राइट्स में, ये आपके आर्टिकल 31 में दे रखा था, जो आपका एक फंडामेंटल राइट था 7th नंबर का, बट उसको बाद में हटा दिया गया और इसको लीगल राइट बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के थ्रू। और ये 300A 300 का के अंदर एक लीगल राइट बना दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपका विधि के अनुसार इसका हनन भी होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, संरक्षण कीजिए। तो वो इसके लिए आप बाकी जैसे और केसेस होते हैं उनका प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि लीगल ये बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। और नया आर्टिकल जो है वो 300A इसमें इंसर्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक लीगल होगा, ना कि फंडामेंटल राइट होगा। ये हमने देखा आज की इस वीडियो में। अभी यहीं तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा पार्ट 3, उसमें हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।